हाँ भाई, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल भाई सारे साथियों को। और आज आपको मैंने एक शॉर्ट डाला था, आपके लिए बताया था कि आपके लिए एक क्लास आने वाली है, स्टार्ट होने वाले सीरीज द जीएस लेयर के नाम से सीरीज रहेगी। सीरीज का तो कोई ऐसा मतलब इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो क्लासेस इसके अंदर होगी, जो कंटेंट इसके अंदर होगा, उसका बहुत तगड़ा इफेक्ट रहेगा। और हर एक एग्जाम में एसएससी के, तो खासकर एसएससी के एग्जाम को टारगेट किया है। ऐसे हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और सबसे पहला चैप्टर जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं, मतलब कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां जिस एग्जाम में क्वेश्चन ना आते हो। तो एग्जाम रैंकर्स अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, कुछ धमाल मचने वाला है। सारे साथी यहाँ जुड़ जाएंगे। और आज पहला टॉपिक है सेंसस का। देखो, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ। सेंसस, जनगणना। जनगणना का इतिहास कब से? जनगणना, जन जन यानी कि लोगों की गणना, उनको गिना जाना, कितने लोग कहाँ रहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई? वैसे वर्ल्ड में भी पूछा जाता है, इंडिया में पूछा है, लेकिन हम इंडियन सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं। सेंसस की शुरुआत वैसे सबसे पहले स्वीडन से हुई थी। जनरल सा इंट्रोडक्शन, स्वीडन से हुई थी। 1749 में स्वीडन में सबसे पहली बार कराई गई। उसके बाद फिर जो 10 सालों में सेंसस होती है, हर 10 साल बाद जनगणना होगी, इसे अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। और इंडिया का अगर मैं बताऊं आपसे, ये तो है वर्ल्ड में, इंडिया का इतिहास जनगणना का बहुत पुराना है। इंडिया का इतिहास जनगणना का बहुत पुराना कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये देखिएगा, सेंसस के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं हाथ से लिख के पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। बाकी जिस बच्चे को मेरे बारे में पता है, जो जानता है, मैं सारी चीज़ें हाथ से लिख के ही पढ़ाता हूँ। लेकिन आजकल डिमांड है, पीपीटी की डिमांड है। पीपीटी से जल्दी से डेटा कवर हो जाता है, बहुत तेजी से सारी चीज़ें कवर हो जाती है, क्योंकि रीड करनी होती है चीज़ें, आपको कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, समझाना होता है। उसमें हाथ से लिखना और समझाना होता है, वो धीरे धीरे चलता है। ये फास्ट, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो कंटेंट ज़्यादा डिलीवर हो जाता है पीपीटी से। इस वजह से पीपीटी का यूज़ किया है, अदरवाइज बाकी आप जानते ही हैं। चलो, थोड़ा सा जनगणना के बारे में बताता हूँ। जनगणना भारत में कहाँ से शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार जनगणना का इतिहास भारत का वैदिक काल से शुरू होता है। कहाँ से होता है? वैदिक एज से। वैदिक एज से शुरू होता है। वैदिक एज के बाद फिर ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पर जनगणना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर जो ब्रॉड लेवल पर गुप्तों के गुप्त काल में, गुप्त काल में भी जनगणना की गई थी। इनमें सभी में कॉमन बातें ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने लोग रहते हैं, यहाँ पर क्रोनोलॉजी का कोई ऐसा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ करता था। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? यानी कि हर एक चीज़ देखी जाए, कितना सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, या फिर ग्रोथ रेट कितनी, ये नहीं देखा जाता। बस ये देखा जाता था कितने लोग हमारे इस पूरे एरिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमारा जो राज्य है या फिर हमारा जो तंत्र है, वहां तक रहते हैं। और हम इसका लालन पालन कैसे करेंगे, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें देखा करते थे। फिर एक बुक है आईने अकबरी। बुक का नाम क्या है? आईने अकबरी। आईने अकबरी के में भी लिखा है कि आईने अकबरी में भी लिखा है कहाँ पर? अकबर के टाइम पीरियड पर। किसके? अगर मेडाइवल हिस्ट्री में देखा है तो अकबर के टाइम पीरियड पर भी एक बार जनगणना हुई थी। जनगणना क्या एक व्यवस्थित थी? हाँ, व्यवस्थित जनगणना की गई थी। लेकिन बाद में कहानी शुरू होती है भारत की जनगणना की। कहाँ से भारत की जनगणना की कहानी शुरू होती है? ये 1800, कहाँ से? 1800, जनरली हम पढ़ते 71 से, और उसके बाद 1871-72, और उसके बाद फिर 1881। लेकिन नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, नहीं, नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे मुन्ना, नहीं मेरे राजा, इससे पहले 1824 में जनगणना कर ली गई थी। कब? 1824 में कर ली गई थी। 1826-27 में जनगणना हुई, 1830 में जनगणना हुई, 1836-37 में जनगणना हुई। कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनगणना हुई? अगर थोड़ी सी मैं बताऊं आपको कि 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद की। कहाँ? 1800 1824। व्यक्ति का नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, वही जेम्स प्रिंसेप है जिसने क्या किया था, जिसने अशोक के जितने भी स्क्रिप्ट थे उनको डिसाइफर किया था 1824 में। कहाँ की जनगणना कराई थी इन्होंने? इन्होंने जनगणना सबसे पहले इलाहाबाद की। कहाँ? इलाहाबाद की जनगणना 1824 में कराई थी। उसके बाद फिर 1826 और 27,
1826-27 में फिर जनगणना होती है। जेम्स कौन कराता है? जेम्स प्रिंसेप ही करा रहा है। जेम्स प्रिंसेप जनगणना कराता है। कहाँ की सेंसस के बारे में बात करता है? ये सेंसस के बारे में बात करता है नीचे की तरफ बनारस। कौन सा? यहीं पर बनारस वाले एरिया को। देन उसके बाद फिर एक ब्रिटिशर्स आते हैं। यहां से जनरली सभी आपको वाल्टर के बारे में, ज्यादातर लोग आपको वाल्टर के बारे में बताएंगे, और इस व्यक्ति का नाम था हेनरी वाल्टर। हेनरी वाल्टर इस समय पर बांग्लादेश वाला जो पार्ट है प्रेजेंट का, तो उस समय उसको ढाका यानी कि भारत का बंगाल कहा जाता था। तो फिर 1830 में, 1830 में एक्चुअल में हेनरी वॉल्टर, किसने? हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर ने जनगणना की किस एरिया की? ढाका। और ढाका कहाँ है? आज का बांग्लादेश है, उस समय का बंगाल हुआ करता था। जो ये वाली जनगणना थी, इसे ही क्यों सभी पढ़ाते हैं और क्यों पढ़ते हैं, और क्यों ही इसका क्वेश्चन आता है कि पहली जनगणना कब हुई थी इससे पहले, 1871 से पहले? क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल थी। क्या थी? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित यानी कि इस जनगणना में क्या किया गया था? इस जनगणना में सारी चीजें देखी गई थी, ग्रोथ रेट वगैरह, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सेक्स रेशियो, ये सभी चीजें देखी गई थी। तो इसको क्रोनोलॉजिकल सुव्यवस्थित जनगणना कहा गया। 1830 के बाद फिर 1800 लगभग 36-37 के आसपास, 1836 और 37 में जनगणना हुई, वो मद्रास की जनगणना। मद्रास में जनगणना कराएगी। तो ये कुछ तारीखें आपको याद रखनी है कि सबसे पहले इलाहाबाद में हुई थी, न कि ढाका में हुई थी, लेकिन व्यवस्थित यहां हुई थी। लेकिन ब्रॉड लेवल पर ये तो पर्टिकुलर एरियाज है, छोटे छोटे एरिया है, छोटे छोटे एरिया की जनगणना कराई गई। लेकिन कंप्लीट इंडिया की जनगणना कब कराई गई? तो पूरे भारत की जनगणना के लिए यहां से स्टार्ट होते कहानी मेरे दोस्त। ये इंडिया सेंसस हिस्ट्री। क्या है इंडिया सेंसस हिस्ट्री? जो हिस्ट्री मैंने बताई शायद ही वो कोई आपको कहीं आपको बताएगा, लेकिन आप माइंड में रख लेना कि ऐसे ऐसे 1824 से स्टार्ट हुआ था। 24 में इलाहाबाद, 26-27 में बनारस, उसके बाद फिर 30 में ढाका, और 36-37 में मद्रास। और ये कौन करा, क्या मतलब जनगणना कैसे कराते होंगे ये लोग? अगर मैं यहाँ की भी बात करूं, 1871-72 की, 1881 की बात करूं, तो ये सबसे पहले जनगणना द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मेयो। वहां पर कौन था? वॉल्टर था 1830 में, यह प्रिंसिप था। अब कौन है? मेयो है। कौन है? मेयो। मेयो के द्वारा कराई गई। लेकिन ये कैसी थी? सुव्यवस्थित थी? नहीं, ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, बस जनरली एक जनगणना कराएगी। लेकिन कंप्लीट इंडिया की थी? हाँ जी, कंप्लीट इंडिया की थी। तो यहां से कहानी पढ़ी जाती है, भारत की जनगणना पूरे भारत की जाती है जब। उसके बाद फिर 1872 के बाद रेगुलर सेंसस कंडक्टेड, रेगुलर बोलते हैं यानी कि व्यवस्थित, नियमित और व्यवस्थित जनगणना 10 साल बाद स्टार्टेड होगी 81 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। रिपन के द्वारा कराई गई। किसके टाइम पीरियड पर? रिपन के टाइम पीरियड पर यह जनगणना कराई गई। अब जनगणना ये कराई गई, ये कैसी थी? व्यवस्थित जनगणना थी। अगर इस समय की बात करें, इस समय यहां पर अगर सेंसस जनगणना आयुक्त पूछा जाए, कोई जनगणना आयुक्त था? नहीं। लेकिन इस टाइम पीरियड पर, रिपन के टाइम पीरियड पर एक जनगणना आयुक्त था। जनगणना आयुक्त था डब्ल्यू.सी. प्लोडेन। जनगणना आयुक्त का नाम क्या था? डब्ल्यू.सी. प्लोडेन, PLOWDEN, प्लोडेन। ये कौन थे? ये सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर। सेंसस कमिश्नर को क्या कहेंगे आप? जनगणना। लिखे सारे साथी, साथ साथ लिखेंगे, जनगणना आयुक्त। और इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, जो आज मैं पढ़ा दूंगा ये मान के चलना कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। डब्ल्यू.सी. प्लोडेन कौन थे? प्लोडेन थे। इनके द्वारा जनगणना कराई गई। एक बहुत प्यारा सा फोटो दिया है कि क्या क्या कहां से हुआ था, हिस्ट्री के बारे में विभाजक वर्ष, ये छोटा सा फोटो। अगर ये भी आप साथ साथ में देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे। और थीम क्या रहेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हर टॉपिक जनगणना में वैसे तो 22 से 23 टॉपिक आते हैं, लेकिन 6 से 7 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन आए हैं, और इसमें सारे एसएससी के पीवाईक्यू हर एक टॉपिक के बाद आपको कराए जाएंगे। चलिए, ये तो हुआ जनगणना की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बातें, और देखते हैं जनगणना की हिस्ट्री में क्या कहानी जुड़ती है। स्वतंत्र भारत, यह स्वतंत्र भारत की 7वीं, मतलब कौन से नंबर की जनगणना थी? अगर आपसे पूछे कि कौन सी जनगणना थी, 7वीं, और कुल मिलाकर
15वीं जनगणना थी। अगर हम देखेंगे 18 ये आपका 1872 से अब तक कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद आफ्टर फ्रीडम, फ्रीडम के पश्चात कौन सी जनगणना थी, ये 7वीं थी। ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। चीफ कमिश्नर एंड, यहां पर क्या था, चीफ कमिश्नर एंड स्लोगन, कब की बात है, सेंसस कमिश्नर ऑफ 2011। हम यहां से क्वेश्चन आते कि 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट ये वो, सो यहीं से आता है क्वेश्चन। तो यहां देखो सेंसस ये था, सेंसस वाज सी चंद्रमौली, सेंसस कमिश्नर क्या होगा यहां से, ये सेंसस चीफ कमिश्नर, सेंसस का चीफ कमिश्नर कौन था, सी चंद्रमौली। कौन था, सी चंद्रमौली। अब कौन है, मृत्युंजय कुमार है। कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण। नाव लिख लेंगे यहीं पे, नाव अगर पूछा है नाव कौन है, तो ये लिखेंगे मृत्युंजय, मृत्युंजय कुमार। अच्छा लिखा गया मृत्युंजय कुमार नारायण। पर अब है इट स्लोगन वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इन्होंने अपना एक स्लोगन नारा दिया था 2011 की सेंसस में। जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, और स्लोगन क्या रखा था, स्लोगन रखा हमारा सेंसस हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य होगा। और जो ये सेंसस 2011 में हुई थी, ये भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी, 7वीं जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद। ओवरऑल देखा जाए तो भारत की ये 15वीं जनगणना थी पूरे भारत की। चलिए अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस जनगणना में एक ईयर आता है ग्रेट डिवाइड ईयर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, ग्रेट डिवाइड ईयर। ग्रेट डिवाइड ईयर क्या था, यानी कि जब से सेंसस स्टार्ट हुआ 1872 से, जब से जनगणना शुरू हुई थी, तब से लेकर लगातार यहां पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बीच में एक ईयर, एक साल ऐसा आता है जब जनसंख्या घटनी स्टार्ट हुई। क्या हुई, जनसंख्या घटनी स्टार्ट हुई। घटने का रीजन क्या था वो भी मैं बता देता हूं आपसे। ग्रेट डिवाइड ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंसस बिकॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कितना, ये आंकड़ा याद रखना 0.31% ड्यूरिंग दैट टाइम, इस समय घट गई थी। घटने का रीजन क्या था, घटने का रीजन क्या हुआ था भाई, घटने का रीजन था कि कैसे घटती है। यहां इस समय पर स्पेनिश फ्लू चल रहा था। क्या चल रहा था, स्पेनिश फ्लू। और स्पेनिश फ्लू की वजह से लगभग भारत में 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। कब से कब के बीच में हो जाती है, ये 1911 से 1911 से 1921 के बीच में, इस दशकीय वर्ष में, इसमें इस दशक में इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इतने लोगों की मृत्यु के कारण क्या देखने को, इसका इफेक्ट जनसंख्या पर देखने को मिलता है। जनसंख्या होती है कम, और इसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घट गई है इतने लोगों की जान जाने की वजह से। इसीलिए इसे क्या कहा गया, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। की एक साल ऐसा आया जिसमें डिवाइड हुआ, जिसमें ग्रोथ रेट घटी, अदरवाइज कभी भी ग्रोथ रेट घटी ही नहीं है। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके बाद से लगातार जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, इसके बारे में जनरल से 4-5 क्वेश्चन लगाते हैं। सीजीएल, जीडी वगैरह एसएससी के ही सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला, भारत में पहली जनगणना मेयो के शासनकाल में किस वर्ष आयोजित कराई गई थी। मेयो के शासनकाल में कब जनगणना हुई थी। सबसे पहले एक तो थे आपके रिपन के टाइम पीरियड 1881 में किसने कराई थी, रिपन ने कराई थी। 1872 में कौन कराता है, 1872 में कराता है मेयो। खत्म। 1921 को कैसे देखा जाता है, 1921 को देखा जाता है यानी कि डिवाइडिंग ईयर, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये आपका डिवाइडिंग ईयर के रूप में देखा। 1948 में एक्ट पास होता है, ये आपका सेंसस एक्ट आता है, जिसके तहत 1951 में जनगणना कराई जाती है। बस इतना सा याद रखेंगे। चलिए आगे आओ। 1881 में हर 10 साल पर होने वाली नियमित जनगणना किस वॉइसरॉय के टाइम पीरियड पर शुरू हुई थी। तो किसके टाइम पीरियड पर शुरू हुई थी, तो ये आपके रिपन के, किसके टाइम पीरियड पर, रिपन के टाइम पीरियड पर शुरू हुई थी। याद रहेगा रिपन। अब रिपन के टाइम पीरियड पर इस समय पर जनगणना आयुक्त कौन थे। क्या इससे पहले वाली में कोई जनगणना आयुक्त थे, 1872 वाली, 72 में स्टार्ट हुई थी, 72 वाली में कोई जनगणना आयुक्त थे नहीं, कोई भी सेंसस कमिश्नर नहीं थे। जनगणना आयुक्त कौन रहे थे, तो इनका नाम याद रखेंगे आप, प्लोडेन। कौन थे, प्लोडेन थे।
डब्ल्यूसी प्लोडेन या फिर प्लोडेन लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि जब 1881 में जनगणना हुई और कह दिया गया कि हर 10 साल बाद जनगणना होगी, नियमित जनगणना होगी, तो आगे 1991 में भी तो हुई होगी। तो 1991 अगर कभी आपसे कह ले, पूछे कोई कि चलिए पहला जनगणना आयुक्त तो आप बता रहे हैं कि लेकिन 1991 में भी तो जनगणना हुई थी, तो 1991 में जे ए बैस नामक कौन थे जनगणना आयुक्त? जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर कौन रहे थे? सेंसस कमिश्नर रहे थे जे ए बैस, BAINS। भैंस नहीं है ये बैस है, जे ए बैस। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 सेंसस वाज द सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 2011 जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। कौन सी थी? 7वीं। और ओवरऑल अगर पूछा जाए, ओवरऑल कंप्लीट कौन सी जनगणना थी? सीजीएल का क्वेश्चन है। ओवरऑल 15वीं जनगणना। कौन सी? 15वीं जनगणना थी। ऐसे ही क्वेश्चन आते, कंफ्यूज नहीं होना। डेटा है, डेटा ही डेटा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। 2011 की जनगणना का आधिकारिक नारा क्या था? 2011 की जनगणना का नारा क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर 2007, अरे हाँ चलिए छोटा सा एक बात, 2027 तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है इस पर मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा। वो शॉर्ट देख लेना आप, सारे फैक्ट क्लियर करूंगा, यहाँ बता देता हूँ आपको। 2027 की जनगणना से मुझे ऐसी फील आ रही है आने वाले एग्जाम में 2027 की जनगणना के 2 या 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। क्या ही क्वेश्चन आने वाले हैं? 2027 की जनगणना का जो स्लोगन है, क्या है जो स्लोगन है? स्लोगन क्या पूछा है? स्लोगन रखा है काउंट योरसेल्फ सेफ इंडियाज फ्यूचर। क्या रखा है? काउंट योरसेल्फ, योर सेल्फ, और शेव, सेव नहीं है शेप, शेप इंडियाज फ्यूचर। क्या है? सेफ इंडियाज फ्यूचर, इंडिया का जो फ्यूचर है उस फ्यूचर भी, अच्छा ई छूट गया, फ्यूचर। काउंट योर सेल्फ सेफ इंडियाज फ्यूचर, ये तो स्लोगन रखा गया है। यानी कि खुद को, स्वयं को क्या करे? स्वयं की गणना करे, भारत के भविष्य को संवारे। हिंदी में लिखेंगे स्वयं की गणना करे, गणना करे और भारत के भविष्य को संवारे, भारत के भविष्य को, भविष्य को संवारे। चलिए हम मान गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब फिर क्वेश्चन बनता है, फिर क्वेश्चन बनता है कि ये 2027 की जनगणना क्या मैनुअली होगी, हम घर घर जाके करें? नहीं, ये डिजिटल सेंसस है। कैसी है? डिजिटल सेंसस है, भारत की पहली डिजिटल सेंसस है। ये 2 चरण में पूरी होगी। कितने चरण में? ये 2 चरण में पूरी होगी। लिखो 2 चरण में पूरी होगी। जो पहला चरण है वो अप्रैल से अक्टूबर तक चलेगा, वो अप्रैल 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक चलेगा। और दूसरा जो चरण है, ये पहला चरण, दूसरा चरण इसका कब से कब तक होगा? दूसरा चरण इसका फरवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? चल रही है जो जनगणना, अभी देखा जा रहा होगा, इसमें हाउस लिस्टिंग की जा रही है, यानी कि घरों की गणना की जा रही है। घरों की गणना मेन, बिल्कुल मेन मुद्दा हाउस। वैसे तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हाउस लिस्टिंग की जा रही है। और इसके बाद फिर यहां पर क्या किया जाएगा? यहां पर फाइंड किया जाएगा कितने कितने लोग कहां रहते हैं। बाद में हर व्यक्ति को एक ऐप का नाम है ये आपका HLO। क्या ऐप है? HLO ऐप के तहत, HLO ऐप के तहत क्या किया जाएगा? हर एक व्यक्ति अपने बारे में अपनी पर्सनल डिटेल देगा, इस एप्लीकेशन पर फिल करेगा फरवरी 2027 से। कौन से ऐप से? HLO एप्लीकेशन से। कोई दिक्कत है किसी को? तो काउंट योर सेल्फ और सेफ इंडियाज फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर इज नोन एज द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंसस ड्यू टू नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर के कारण भारत की जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है? तो ग्रेट डिवाइड ईयर RRB का क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है? 1921 1921 को कहा जाता है। किसे कहा है? 1921 1921 को कहा जाता है। चलिए पहला, सबसे पहले जनगणना की जो हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, थोड़ा सा इसके बारे में हमने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किए, इसी यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलो
अगला टॉपिक हमारे सेंसस का क्या रहता है? पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट, यानी कि हमारी पॉपुलेशन क्या थी और ग्रोथ रेट क्या थी, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। पॉपुलेशन अगर 2011 में देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज कितनी थी? 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़, एग्जैक्ट 121 करोड़, ये 8,54,977 थी। मेल पॉपुलेशन इसमें से कितनी थी? मेल पॉपुलेशन थी 62 करोड़ और फीमेल पॉपुलेशन थी लगभग 58 करोड़। कितना? 58.64 और 62.37 करोड़ थी। यही आपका एक छोटे से आपका छोटा सा डायग्राम दिया गया। यहां पर टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़, और जो कि वर्ल्ड की अगर देखा जाए, वर्ल्ड पॉपुलेशन की, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ये कितना परसेंट थी? परसेंट थी 17.5%। कितना? 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन। मान लो कि पूरे वर्ल्ड में 100 लोग रहते हैं, तो भारत में कितने लोग रहते हैं? उसके 17.5 लोग रहते हैं भारत में। ठीक है, इस तरह से ये क्या था? यहां पर वर्ल्ड पॉपुलेशन की कितने परसेंट है? ये 17.5% है। और क्या फैक्ट आते हैं यहां से इस पॉपुलेशन में? यहां पर स्टेट वाइज पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन बनता है। स्टेट वाइज पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश की थी। 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। सिक्किम की 6 लाख थी। कितनी? 6.1 लाख, यानी कि मिनिमम। किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा और किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज का आंकड़ा नहीं पूछा गया है, सिटी वाइज का नहीं पूछा गया एग्जाम्स में। बहुत रेयर केस है, रेयरेस्ट केस है। कभी कभी स्टेटमेंट बनाता है तो दे देता है आपसे, कभी मतलब रेयरली देखा गया 1-2 क्वेश्चन। लेकिन फिर भी हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन, जिलावार जनसंख्या। मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी थी? यह है थाने। कौन सा है? ठाणे। ठाणे कहां पड़ता है? ठाणे पड़ता है महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला 1.11 करोड़। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? मिनिमम ये आपका ये दिबांग था। दिबांग जिला लगभग 7,900। दिबांग कहां पड़ता है? ठाणे तो एमएच यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और दिबांग कहां पड़ता है? ये अरुणाचल में पड़ता है। कहां पड़ता है? अरुणाचल। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। आंसर नहीं, सॉरी, मतलब ये सारी चीजें, सारे के सारे फैक्ट। चलिए, ये फैक्ट यहां से याद रखें। आ जाओ अब सिटी फैक्ट देखो। सिटी, मैक्सिमम पॉपुलेटेड सिटी, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? मैक्सिमम पॉपुलेशन किस सिटी की थी? तो ये मुंबई की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी। क्या थी? सिटी। अब तक हम डिस्ट्रिक्ट देख रहे थे, अब हम सिटी देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट देख रहे थे, अब हम सिटी देख रहे हैं। सिटी में क्या होगा? सिटी में 1.24 करोड़ मुंबई में है। सबसे कम, अरे कैकपोर्ट नहीं है ये, सॉरी, ये आंकड़ा गलत है। लिखो कपूरथला। क्या लिखो? लिखो कपूरथला। कपूरथला। कपूरथला कहां है भाई? कपूरथला है पंजाब में। कपूरथला पंजाब। पंजाब के कपूरथला की जनसंख्या सबसे कम थी इस सिटी की। लगभग 5,000 से 6,000 लोग इस सिटी में रहते हैं, कपूरथला में। ये कैकपोर्ट, इसको हटाओ, नोट करो। उसके बाद फिर ये आपका इसी में डिकेडल ग्रोथ रेट 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही थी? 17.7, मतलब दशकीय वृद्धि। क्या? दशकीय वृद्धि इतनी रही थी। साथ साथ में नेगेटिव ग्रोथ रेट रही थी किसकी? नागालैंड की 0. यानी कि 6, माइनस के 0.6। मान लो कि सभी जगह पर जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन एक ऐसा भी था, एक राज्य ऐसा था भारत का जिसमें जनसंख्या घटी थी, वो था नागालैंड। कौन से दशक में? 2001 से 2011 के बीच में। उसके बाद फिर इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना शेयर करता है? 17.5% करता है। डिकेडल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 1 से 11 के बीच में कितनी वृद्धि हुई? पहले पॉपुलेशन में जो हो रही थी उसका 17.7%, लेकिन वर्ल्ड में इसका परसेंट कितना था जनसंख्या का? 17.5%। और 0.6 नेगेटिव ग्रोथ रही थी किसकी? नागालैंड की। इन्हीं के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक एक करके पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मेरा मानना है जो ये नेगेटिव ग्रोथ वाला क्वेश्चन है, इस पर एस्ट्रिक मार्क कर लो, आएगा। डेकेडल ग्रोथ आएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जो तीन नीचे मैंने नोट करके लिखा है, इन तीनों नोट को अपने कहीं ना कहीं देख लेना। आपके सीजीएल के एग्जाम में भी आने वाला है ये क्वेश्चन इनमें से। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन उड़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17 विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 17.5% है। सीएचएसएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2001 सीजीएल में पूछा गया, 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो
डिकेडल ग्रोथ पूछी गई है तो अभी बताया था मैंने कितना 17.7%। और ये आएगा, फिर से आएगा। ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन टफ क्वेश्चन बना सकता है एडिक्विटी, तो फिर वैसे पूछेगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है सर? किस राज्य की पूछी है ना, राज्य में कौन सा था? उत्तर प्रदेश। कितनी जनसंख्या थी? 19 पॉइंट समथिंग करोड़ थी, यानी कि लगभग 20 करोड़ के आसपास। सबसे कम वाला कौन सा था? सिक्किम था। और सिक्किम की कितनी थी? लगभग 6 लाख के आसपास। उड़ाओ अगला क्वेश्चन। अनुसार भारत की राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। कितनी जनसंख्या है? लगभग 6 लाख के आसपास है। उड़ाओ आंसर। चलिए नेक्स्ट, 2011 में भारत का एकमात्र राज्य कौन था जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट थी? तो नेगेटिव वृद्धि दर किसकी थी? नागालैंड की थी मेरे साथी। किसकी? नागालैंड की थी। बताओ समझ आई चीजें कि नहीं? बिल्कुल आएंगी, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर कट होगी। कमेंट बॉक्स भर के रख देना, छोड़ना ही नहीं है। क्लास करने के बाद कमेंट बॉक्स में इतना धमाल मचाना है, बताना है कि क्लास में मजा आया कि नहीं, सारे आंकड़े, सारे के सारे आंकड़े कैसे लगे, पीपीटी अच्छी है या नहीं है, तरीका कैसा है, क्या ये तरीका अच्छा लगा कि नहीं। मतलब एक टॉपिक सेंसस का, उसके सारे क्वेश्चन, एक टॉपिक उसके सारे क्वेश्चन। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के हॉट टॉपिक्स, ये मान लेना कि ये टॉपिक नहीं है, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। क्या है? ये टॉपिक नहीं, एग्जाम के क्वेश्चन है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन टीचर क्या पढ़ाता है, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं खुद पर विश्वास रखता हूं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इतनी रिसर्च करके आता हूं किसी भी चीज पर कि वो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। बस ट्रस्ट बनाए रखना, तुम्हारा भाई यहां पर आपको झंडे गाड़ के दिखाएगा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक क्या आता है? सेंसस का अगला टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटी का, यानी कि जनसंख्या घनत्व। घनत्व का क्या मतलब है? घनत्व को कैसे निकाला जाता है? घनत्व को निकाला जाता है 1 किलोमीटर स्क्वायर के आधार पर। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, इसके हिसाब से निकाला जाता है कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। घनत्व, घनापन कितना है। मान लो कि इतना सा एरिया है, हमारा गांव का एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है, उसमें हमारे गांव में तो रह रहे हैं 40 लोग। एक दूसरा बराबर वाला गांव है, उसमें भी 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जहां तक मकान बने हैं, गांव का एरिया इतना है, उसमें रह रहे हैं 4000 लोग। तो पॉपुलेशन डेंसिटी 4000 वालों की ज्यादा, हमारी कम रहेगी। वही बात पूछना चाहता है, यही कहना चाहता है आपसे। नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत, राष्ट्रीय औसत कितना है, यानी कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 स्क्वायर किलोमीटर पर ये कितने? 382 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। मान लो कि ये क्या है? 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें कितने लोग रहेंगे? 382 पर्सन रहेंगे। तो जब भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 की जनगणना में? 382 था। स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी, राज्यवार जनसंख्या घनत्व, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की थी? सबसे ज्यादा थी बिहार की। और कितनी थी बिहार की? 1106। यानी कि बिहार, पूरे भारत में निकाला जाए, भारत की जमीन कितनी है? लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया भारत का है, उसमें उसके हिसाब से कितना आया? 382 आया। अब बिहार का देखा, बिहार का एरिया देखा जाएगा, कितना एरिया है, लैंड एरिया, और उसमें लोग कितने रहते हैं, तो बिहार में निकल के आया 1106 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। अब सबसे कम कहाँ रहते हैं? सबसे कम देखो, सबसे कम कहाँ रहते हैं? सबसे कम रहते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितने? केवल 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं। कितने? केवल 17। सबसे ज्यादा बिहार, और सबसे कम सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी थी? बिहार की। सबसे कम डेंसिटी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट यूटीज के बारे में पूछा गया। किस यूनियन टेरिटरी की का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाली अगर ये पूछा यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो इसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। कितने लोग? 11,320। देख रहे हैं ना, बिहार से भी कितने ज्यादा हैं, बिहार से भी कितने ज्यादा है। बस यहीं आके थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो जाती है, यहीं आके थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो जाती है। चलिए, अब अगर मैं कहूं आपसे, ये तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? मिनिमम, एक क्वेश्चन है आपसे, मिनिमम वाला, मिनिमम वाला कौन सा होगा? मिनिमम वाला पुडुचेरी जाएगा। चलिए आ जाओ। जनसंख्या का अर्थ है, ये लिखा है 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। आ जाओ इसके क्वेश्चन।
पीवाईक्यू, सीजीएल का पीवाईक्यू 2011 की जनगणना में भारत का राष्ट्रीय औसत, यानी कि इंडिया का नेशनल, कंप्लीट इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व का जो एवरेज था वो कितना है, 382 है। कितना है, अभी पढ़ा था हमने, कितना पढ़ के आए, याद होगा, 382। साथ साथ क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। कितना है, 1106 है। कितना है, 1106। 1106 है या 1103 है, जल्दी एक बार मुझे ये बताओ, कितना है, 1106 है या 1103 है? जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है, 1106 या 1103? कितना कहेंगे, 1106। क्या कहेंगे, 1106। चलिए, ये रहा जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। नेक्स्ट, चलिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम कहाँ पढ़ा हमने, अरुणाचल में पढ़ा। कहाँ पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का कितना, कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में? केवल 17 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं, केवल 17 लोग रहते हैं। चलो आ जाओ। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश का अभी तो बताया कितना है, 17 लोग ही तो रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, केवल और केवल 17 लोग रहते हैं। 17 लोग। अब यानी कि वहां तो बहुत ज्यादा शांति होगी, एरिया जंगल ही जंगल होंगे। हाँ बिल्कुल, वहां पर फॉरेस्ट परसेंट ज्यादा है। नेक्स्ट, अगली चीज आती है यहाँ पे, चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब आता है सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स। पहले चाइल्ड सेक्स रेशियो को देखते हैं। नेशनल एवरेज भारत का चाइल्ड, पूरे पूरे इंडिया का देखते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो इंडिया का 2011 की सेंसस के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो, बच्चों में, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितने साल तक का निकाला जाता है, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल, 0 से 6 साल तक की जिनकी एज है, जिन बच्चों की एज है, उनमें देखा जाता है कितने मेल है और कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं, कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, ये देखा जाता है। तो इसमें जब हम आए तो हमको देखने को मिला कि अगर 1000 लड़के पैदा होते हैं, 1000 लड़के हैं भारत में 2011 में 0 से 6 साल के, तो 919 लड़कियां हैं। 1000 लोगों पर कितनी, 1000 लड़कों पर 919 लड़कियों का अनुपात आता है। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो का है। उसके बाद फिर स्टेट वाइज, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो आता है अरुणाचल प्रदेश का। कितना है अरुणाचल प्रदेश में, 972 आता है। कितना आता है, 972। ये कितना, 919। तो 972 फीमेल 1000 मेल पर पाई जाती है। यानी ये चाइल्ड की बात है, 0 से 6 साल की बात है। किसकी है, 0 से 6 साल में। नेक्स्ट, आगे आते हैं तो फिर आपके लोएस्ट, लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है, हरियाणा का है। कितना है, 834 फीमेल्स पर 1000 मेल। यानी कि अगर 1000 लड़के पैदा होते हैं, 1000 लड़के 0 से 6 साल के बीच में है, तो उसी इतने ही एरिया में कितनी, ये आपके 834, केवल और केवल 834। यानी कि इंडिया जो का एवरेज 919 है, इंडिया का एवरेज कितना है, 919 है। और इसमें 919 कैसे आया, मैक्सिमम किसका था, ये आपका अरुणाचल का था, और मिनिमम किसका है, ये मिनिमम हो जाता है हरियाणा का, एचआर का। एचआर में केवल और कितना है, केवल 834 है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज को भी काउंट कर लेते हैं, यूटीज। यूटीज का चाइल्ड सेक्स रेशियो आता कम है एग्जाम्स में, स्टेट ही पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखेंगे। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो यूनिट, सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 968 फीमेल, ये अंडमान एंड निकोबार में, 1000 पर 968। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से ये कम है, राज्य से कम है। अब आते हैं मिनिमम कहाँ पाया जाता है, मिनिमम नहीं पूछा जाएगा, चलो छोड़िए मिनिमम का, इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं यूटीज में। चलो, चाइल्ड सेक्स रेशियो मींस द नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। बाल लिंग अनुपात का अर्थ है 0 से कितने वर्ष, ये मैंने बताया आपको, 0 से 6 वर्ष के बीच में। किसके बीच में, 0 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है जी। मिनिमम, अच्छा चलिए मैं बता देता हूं आपको, मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो मिनिमम कहाँ है, मिनिमम है भाई दिल्ली में। मिनिमम कहाँ है, दिल्ली में। कितना है दिल्ली में, 871 है। कितना है, 871 है। ठीक है जी। चाहे यूनियन टेरिटरी में बाल लिंग अनुपात, ठीक है जी, बाल लिंग अनुपात अंडमान निकोबार में कितना है, 9 है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का देखा जाए तो 871, मिनिमम में एक और आएगा 880। 880 किसका है, 880 है चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो सबसे कम किस में है, सबसे कम है दिल्ली में, सबसे कम किस में, दिल्ली में। उसके बाद फिर बढ़ जाता है, ये कहाँ चला जाता है, चंडीगढ़ में। अब ये कितना है, 968 है, 968 मैक्सिमम है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में। चलो क्वेश्चन,
2011 की जनगणना हुई, भारत का बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष का क्या था, सीजीएल का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि 919 था। क्या कहेंगे, 919 था। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन है बहुत ही। भारत में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा बाल लिंग अनुपात कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है, 72 पे चला जाता है। कितना, 972 है। नेक्स्ट, उसे सबसे कम कहाँ का था, सबसे कम था हरियाणा का। हरियाणा का बाल लिंग अनुपात कितना था, आप कहेंगे 834। कितना है, 834 है। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश में बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो किस में है सर्वाधिक, अंडमान एंड निकोबार में है सबसे ज्यादा, अंडमान निकोबार में। भारतीय जनगणना में बाल लिंग अनुपात की गणना किस आयु वर्ग के लिए की जाती है, तो 0 से 6 साल के आयु वर्ग के लिए की जाती है। सबसे कम वाला कौन सा मैंने बताया आपको, दिल्ली। दिल्ली का कितना है, दिल्ली का हो जाता है 871 हो जाता है। कितना हो जाता है, 871 हो जाता है मिनिमम। यूनियन टेरिटरी की हम बात करते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो। टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ। या तो आप टॉपिक ऐसे ये आप थ्योरी में लिख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आप कहेंगे कि इसकी पीडीएफ वगैरह, तो पीडीएफ वगैरह आपको एग्जाम रैंकर्स का जो टेलीग्राम है वहां आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत। कोई कहेगा कि इसकी प्रिंटेबल फाइल, तो प्रिंटेबल फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेशनल एवरेज यानी कि आपका अब आता है सेक्स रेशियो। पहले तो था चाइल्ड सेक्स रेशियो, अब सेक्स रेशियो यानी कि वो तो 0 से 6 वर्ष के बीच में। अब ओवरऑल देखा जाएगा, यहाँ भारत में कितने मेल और कितने फीमेल पाए जाते हैं। ओवरऑल एवरेज अगर देखा जाता है तो ये कितना है, 943 चला जाता है। कितना, 943, यानी कि 943 ये एवरेज माना जाएगा। हाँ जी, किसका कॉल है, पता नहीं किसका कॉल है, क्या ही को कह रहे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। चलो आगे, भारत का कुल सामान्य लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, समझ आई सभी को। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो अलग बात थी, वो 900, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 था, लेकिन अगर सेक्स रेशियो पूछेगा तो 943 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य भारत का कौन सा है, केरल है। कौन सा है, केरल। केरल में 1084 फीमेल है। कितनी है, 1084 फीमेल है, यानी कि फीमेल ज्यादा है और मेल कम है। लेकिन चाइल्ड में वहां भी नहीं है ज्यादा, चाइल्ड में तो अरुणाचल प्रदेश टॉप पे था और यहाँ पर केरल टॉप पे है। यानी कि 1000, अगर 1000 मेल है तो 1084 फीमेल है। अब यहाँ मिनिमम कौन जाता है, मिनिमम फिर से कौन जाएगा, हरियाणा जाएगा। 1000 मिनिमम किसके, हरियाणा के 879। कितना, 879 हरियाणा। उसके बाद फिर अगर यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो पुडुचेरी, पुडुचेरी में भी ज्यादा है 837, और दमन दीव में कितना है, 618 मिनिमम और मैक्सिमम। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा चाइल्ड, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है, सबसे ज्यादा पुडुचेरी का है, और सबसे कम सेक्स रेशियो दमन दीव एंड दादर नगर हवेली का है। लेकिन उस समय तो दमन दीव हुआ करता था, दमन दीव दादर नगर हवेली तो कब बने, ये तो 2020 में बने। उस समय पूछेगा तो आप दमन दीव बताएंगे, दादर नगर हवेली नहीं करेंगे। इस पॉइंट को बिल्कुल करेक्ट करना, क्योंकि प्रेजेंट में दमन दीव दादर नगर हवेली दोनों है, तो कंफ्यूज कर सकता है। यहां पर दमन दीव देंगे, आंसर क्या है, दमन दीव। हरियाणा मिनिमम है कितना, 879 है। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पुडुचेरी का 1037 है, और सबसे कम पुडुचेरी, सबसे कम किसका है, दमन दीव का है। सेक्स रेशियो मीन नंबर ऑफ मेल पर 1000, ये नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल ये कहा जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। चलिए आ जाओ, इसके क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की सेंसस के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो कितना है, 943 है, 943 है। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा, आंखें बंद करके कहो कि अभी तो पढ़ा है केरल है, अभी अभी पढ़ा है, कौन सा है, केरला है। और केरल का नाम क्या कर दिया गया, केरलम कर दिया गया। अब क्या भी आ सकता है आपको लिखकर, केरल की जगह केरलम भी दे सकता है। चलिए उसके बाद, जनगणना का लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, केरल का लिंग अनुपात, अरे अभी तो किया, 1084 है। कितना, 1084 है। भारत में सबसे कम कुल लिंग अनुपात वाला राज्य, यानी कि सेक्स रेशियो सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। किसका है, हरियाणा का, सबसे कम हरियाणा का है। उसके बाद फिर हरियाणा का कितना है, कम लिंग अनुपात 618, सॉरी 618, ये तो 618, तो ये सबसे कम यूनियन टेरिटरी का पूछा है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दमन दीव है, 618। कौन सा है, दमन दीव 618। और हरियाणा का कितना था, हाँ जी, हरियाणा का कितना था, 879 था।
879, 879। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद फिर अगला जो टॉपिक आता है वो लिटरेसी रेट का आता है, साक्षरता दर का। किसका? साक्षरता दर। नेशनल, अब देखो भारत में साक्षरता दर कितने हैं, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं। साक्षरता दर का मतलब क्या है, ये आपका कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो इंडियाज टोटल लिटरेसी रेट इज 74.04। कितना है? 74.04% कुल साक्षरता है इंडिया की। कितनी है? कुल साक्षरता है। इसको दो तरह से बांटता है, मेल और फीमेल के क्वेश्चन पूछता है। कितने मेल पढ़े लिखे हैं, कितने फीमेल पढ़े लिखे हैं, ये भारत में दर्शाता है। हेलो, हेलो। हाँ जी बोलिए। बोलो। अच्छा, परेड ग्राउंड, कौन सा मैच है? मैं अभी मैं तो लाइव, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना क्लास, अभी तो 1 घंटा लगेगा मुझे। कौन सा मैच है? क्रिकेट मैच? किसका है? पता नहीं, मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में देखता हूँ क्लास के। ओके। हाँ जी चलिए। मेल लिटरेसी रेट कितना है? 82.14%। और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 65.46%। ठीक है भाई। यानी कि मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और फीमेल कम पढ़ी लिखी है। महिलाओं को दबाया गया है, ये तो बात समझ आती है। महिलाओं को कम पढ़ने का जो दिया गया ओहदा कम दिया गया है। लेकिन अब आजकल तो महिलाएं भी बराबर आ रही है। 2027 की जनगणना में मुझे लगता है फीमेल लिटरेसी रेट बराबर में ना आके खड़ा हो जाए कहीं, बराबर में आ भी जाना चाहिए, गलत नहीं बात है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सर्वाधिक, अब बात करते हैं राज्यवार, यानी कि किस राज्य का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। केरल का है। पढ़े लिखे लोग केरल में हैं, यानी कि महिलाएं कहाँ ज्यादा है? केरल में। महिलाएं कहाँ हैं केरल में? सेक्स रेशियो में सबसे टॉप पर कौन था? केरल था। लिटरेसी रेट भी कहाँ का ज्यादा है? केरल का है। यानी कि महिलाएं जहां पर उत्थान कर जाएंगी, महिलाएं जहां पर पढ़ने लिखने लगेंगी, वहां का लिटरेसी रेट बढ़ ही जाएगा। ये आप मानते हैं बात? आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक माँ की ही तो जिम्मेदारी होती है। सबसे पहला गुरु किसी बच्चे का कौन होता है? उसकी माँ होती है सबसे पहला गुरु। ये तो बाहुबली तो देखी होती है, देखी होगी, तो वो माँ ही सिखाएगी। माँ अपने बच्चों को, लड़के लड़कियों को अच्छे गुण देती है। पिता का क्या है? कमाने धमाने चला जाता है, इधर उधर रहता है। माँ, आजकल तो माँ भी जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी माँ ही सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो माँ ही करती है। चलिए आगे आओ। लोएस्ट लिटरेसी रेट, न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है? सबसे कम लोग पढ़े लिखे कहाँ है? बिहार में। 63.82%। कितने? 63.82%। सबसे ज्यादा केरल के थे, अब बिहार में। यानी कि बिहार में फीमेल की आप हालत देख सकते हैं। फीमेल को पढ़ने दिया जाता है या नहीं, यानी कि वहाँ फीमेल की लिटरेसी रेट बहुत कम होगी। हाई यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन है? लक्षद्वीप है। 2011 में के अनुसार 91.85% लिटरेसी रेट है। इससे एक मैं आपका मिसकंसेप्शन और गलत कर दूं। यहाँ पर जो जनसंख्या है, मैक्सिमम जनसंख्या, यहाँ पर जो ट्राइब रहती है, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, यहाँ पर सैफई मुस्लिम रहते हैं। कौन रहते हैं? सैफई मुस्लिम रहते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लोग पढ़ते नहीं है, तो उनको देख लो, सैफई मुस्लिम कितने परसेंट है? लगभग 95% लोग सैफई मुस्लिम है। सैफई मुस्लिम है, तो यहाँ 91% परजेंट की बात बता रहा हूँ मैं। और ये आपके पढ़े लिखे ही है सारे के सारे। 91.85% लोग पढ़े लिखे हैं। लोएस्ट लिटरेसी रेट, न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है? तो सबसे कम है ये आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव। उस समय नहीं था इसके साथ में। दादर नगर हवेली, दमन दीव अलग है, दादर नगर हवेली अलग है। तो लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ का था? ये दादर नगर हवेली का था। सबसे ज्यादा किसका था? ये लक्षद्वीप का था। सबसे ज्यादा किस राज्य का है? केरल का है। सबसे कम किस राज्य का लिटरेसी रेट है? बिहार का है। चलिए, साक्षरता दर का अर्थ क्या होता है? क्या होती है? 7 वर्ष। ये आंकड़ा ये जरूर याद रखना है आपको। 7 ईयर, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लोगों का प्रतिशत जो पढ़ और लिख सकते हैं। कभी भी आपको पता करना हो कि कौन साक्षर है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, तो दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं। दोनों से आप अपना उनका नाम पूछो, वो अपना नाम बताएंगे। दोनों से पूछो कहाँ रहते, वो कहाँ रहते ये भी बताएंगे।
एक उनमें अनपढ़ है, एक उनमें पढ़ा लिखा है। आप कैसे फाइंड करेंगे? दोनों के हाथ में एक कलम दे दो। क्या दे दो? दोनों के हाथ में एक कलम दे दो। और जैसे ही आप दोनों के हाथ में कलम दोगे तो कलम जो लिख पाएगा, कहो कि अपना नाम लिखो, अपना गांव लिखो, जिसने अपना नाम लिखा, अपना गांव लिखा, वो पढ़ा लिखा, और जिस पर जो लिख नहीं पाया वो अनपढ़ है। ऐसे पता किया जाता है साक्षर है या नहीं है। कितने वर्ष? ये पॉइंट, ये वाला फैक्ट, ये फैक्ट पूछता है एसएससी। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लोगों का प्रतिशत जो पढ़ और लिख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन इससे लिटरेसी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितनी है? भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 74.04% है। 74.04% है। उसके बाद फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आप कहेंगे कि केरल है। उसके बाद फिर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता 63 किसकी है? बिहार की है। किसकी है? बिहार की है। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश में अभी तो पढ़ा हमने कि कहाँ कौन सा सैफई मुस्लिम वाला कंसेप्ट पता, लक्षद्वीप। और सबसे कम आप कहेंगे कि दादर और नगर हवेली, सबसे कम दादर नगर हवेली। चलिए अगला आंकड़ा। अगला आंकड़ा आता है बर्थ एंड डेथ रेट का। किसका? जन्म और मृत्यु दर। बर्थ और डेथ रेट। बर्थ रेट, जन्म दर। भारत में अगर देखा जाए मेल की बर्थ अधिक, पुरुष जन्म अधिक होते हैं, फीमेल के जन्म कम होते हैं। हाईएस्ट बर्थ रेट, वैसे तो जनरली हम देखते हैं कि बर्थ रेट कैसे निकाली जाती है। बर्थ रेट का मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, बर्थ रेट कैसे निकाली जाती है। डेथ रेट भी ऐसे निकाली जाती है। फॉर्मूला होता है कि एक साल में कुल पैदा कितने बच्चे हुए हैं और राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। क्या है? देखो, एक साल में, ये तो डिकेड का है, मैं बताता हूं आपसे। एक साल, एक साल में पहले एक साल का निकाला है में कुल पैदा बच्चे, जिस एरिया की भी निकालने उसी एरिया के बच्चे, और अपॉन में होता है कुल जनसंख्या। उस समय जनसंख्या कितनी है और इनटू कर दो 1000, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ग्रोथ रेट निकल के। क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा, सॉरी, ये बर्थ रेट, ग्रोथ रेट नहीं, बर्थ रेट निकल के आ जाएगा। अब एक साल में कुल कितने बच्चे पैदा होते हैं, इसी के आधार पर बर्थ रेट देखी गई। भारत में जन्म दर देखी गई कि जन्म दर कितनी है। तो राष्ट्रीय औसत जन्म दर और मृत्यु दर, भारत की राष्ट्रीय जन्म दर कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, डाटा कितना है? ये 20.1%। कितना है इंडिया का? इंडिया में है 20.1%। और ये डेथ रेट कितनी है? 6%। कितना है? 6% इंडिया की एवरेज डेथ रेट है। इनमें अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा दर कहाँ की है, बर्थ रेट कहाँ? तो ये बिहार का है। बिहार में सबसे ज्यादा B4 बिहार, B4 बच्चे पैदा होते हैं। B4 बिहार, B4 बच्चे पैदा होते हैं। बिहार में कितने बच्चे पैदा होते हैं? तो ये देख लो कितना आंकड़ा है, 25.8 पर 1000 पॉपुलेशन। यानी कि इस तरह से निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? इस तरह से निकाला जाएगा। उसके बाद फिर लोएस्ट कहाँ है? अंडमान निकोबार में सबसे कम है 9.9। कितना है? 9.9 है। यहां पर स्टेट और यूटीज वाइज ऐसे नहीं दिया गया डायरेक्ट। अगर स्टेट में देखा जाए तो स्टेट में सबसे कम वाला राज्य, कम वाला राज्य कौन सा है? तो कम वाला राज्य है केरल। कौन सा है? केरलम। और केरलम में कितना है? केरलम में लगभग है 14.1। कितनी है केरल की? 14.1 है। कम वाला राज्य। ज्यादा वाला राज्य बिहार, कम वाला राज्य केरलम। सबसे बर्थ रेट, सबसे कम जन्म दर किसकी? अंडमान निकोबार की है। जन्म दर यानी कि बर्थ रेट अंडमान निकोबार की 9.9। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पूछ ले किसकी है? सबसे ज्यादा वाली यूनियन टेरिटरी होगी चंडीगढ़। कौन सी होगी? चंडीगढ़ होगी। ठीक है, नहीं चंडीगढ़ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, चंडीगढ़ नहीं, ये तो थोड़ा सा आंकड़ा गलत है। लोएस्ट बर्थ रेट क्या लिखा है? लोएस्ट बर्थ रेट यूटी, सबसे कम जन्म दर किसकी है? तो सबसे इससे कम तो हाई आइलैंड अंडमान एंड निकोबार की है। अच्छा, ठीक है, वो डेथ रेट वाला आंकड़ा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 9.9 रहेगी। 9.9 ही रहेगी। बोर्ड हैंग कर गया।
बोर्ड हैंग कर गया, बोर्ड हैंग, चलिए 9.9। आ जाओ डेथ रेट। अब आ जाओ मृत्यु दर। मृत्यु दर सबसे अधिक ये आपकी पुरुष मृत्यु दर, जब अरे जो सबसे ज्यादा क्या होता है बर्थ होगी उसी की क्या होगी, डेथ भी ज्यादा होगी, फीमेल डेथ रेट। हाईएस्ट डेथ रेट किस स्टेट की है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है, किसकी है, छत्तीसगढ़ की, 8.4%। कितना, 8 पॉइंट। और सबसे कम किसकी डेथ रेट है, ये चंडीगढ़ के 3.9%। कितनी, 3.9%। तो डायरेक्ट स्टेट वाइज नहीं याद रखें, डायरेक्ट याद रखें किसकी डेथ रेट और किसकी बर्थ रेट ज्यादा है। तो क्वेश्चन देखो कैसे, क्या क्वेश्चन पूछे गए। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राज्य ने सर्वाधिक जनदर पर 25.8 किसके अनुसार देखी थी, तो कहाँ की देखी थी सबसे ज्यादा, ये बिहार की थी। किसकी थी, बिहार की सबसे ज्यादा बर्थ रेट थी। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जन्म दर, सबसे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जन्म दर किसकी थी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की थी। लेकिन डेथ रेट में आंकड़ा बदल जाता है। मृत्यु दर में, मृत्यु दर में आंकड़ा 8.4% कहाँ का था सर्वाधिक, तो ये छत्तीसगढ़ का था। किसका था भाई, छत्तीसगढ़ का। फिर कहेंगे किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे कम मृत्यु दर 3.9% दर्ज की, तो 3.9% किसने दर्ज की थी, तो ये चंडीगढ़ ने 2011 में। इसका क्वेश्चन ये दी इस SSC इसका क्वेश्चन डेथ रेट और बर्थ रेट का क्वेश्चन रेयरेस्ट है। ये आंकड़ा आपको देखना है, रेयरेस्ट है। इसमें चार चीजें याद करनी है। इंडिया, इंडिया को करो मतलब ओवरऑल करो ना करो, लेकिन क्या देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे बिहार। सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, बर्थ रेट बिहार की है। कम बर्थ रेट कहाँ की है, अंडमान निकोबार की है, सबसे कम। उसके बाद सबसे ज्यादा डेथ रेट किसकी है, सबसे ज्यादा मरते कहाँ, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाते हैं जाके। और यूनियन टेरिटरी में ये चंडीगढ़। सी और सी, ये सी से छत्तीसगढ़, सी से चंडीगढ़, दोनों की क्या है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो सी में सी और डी, सी की क्या होती है, डेथ रेट होगी। क्या होगी, डेथ रेट होगी। अंडमान ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है। अंडमान निकोबार में क्या है, बर्थ रेट है। क्या है, बर्थ रेट है। कैसी है, कम बर्थ रेट है। क्या है, कम बर्थ रेट है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी यानी कि बिहार। क्या होगा, बिहार। कम और ज्यादा, कम और ज्यादा दोनों ऐसे। सी के बाद डी तो डेथ रेट कम और ज्यादा छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़। ऐसे ही ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, तो बिहार का बर्थ रेट ज्यादा। और उसके बाद फिर ये आपका अंडमान निकोबार का बर्थ रेट सबसे कम। ऐसे याद कर लो, मतलब थोड़ा सा कनेक्टिविटी तो बनानी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रिक तो इनकी नहीं होती है। ऐसे ही थोड़ा सा चीजें कनेक्ट करके ही याद की जाती, कैसे आप किसी चीज को याद रखने कनेक्ट कर सकते हैं। और आज तो मैं ये पहली क्लास दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ, सारी चीजें बिल्कुल डायरेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट जब क्लास होंगी, क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में धीरे धीरे करके कैसे आप याद रख सकते हैं किसी भी चीज को। जैसे अभी कनेक्टिविटी बताई ना, सी से सी, बी से, या आपका सी से डी, सी के बाद डी आता तो छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में डेथ रेट का आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा और चंडीगढ़ में कम। और ए के बाद बी आता है, अंडमान निकोबार में कम, बिहार में बर्थ रेट, बी फॉर बर्थ रेट ज़्यादा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मैं कनेक्ट करनी बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे आप याद रखेंगे। चलिए फिर आप आमतौर पर प्रति जनसंख्या व्यक्ति की जाती जन्म और मृत्यु दर जनगणना आमतौर पर 1000 लोगों पर, कितना, 1000 लोगों पर। सारे आंकड़े मैक्सिमम जनसंख्या के कितने पर देखे जाते हैं, 1000 लोगों पर ही देखे जाते हैं। कितने पर, 1000 पर। चलिए अब आती है शेड्यूल कास्ट के बारे में और शेड्यूल ट्राइब के बारे में आंकड़ा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, कितनी शेड्यूल कास्ट है और कितनी शेड्यूल ट्राइब रहती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सिंपल सा डिफरेंस, बस इतना सा समझो। शेड्यूल ट्राइब जिनका लेन देन भारतीय जो सोसाइटी रहती है, समाज रहता है, इससे नहीं है। और शेड्यूल कास्ट का संबंध इस समाज से है। शेड्यूल कास्ट वे पिछड़े हुए लोग हैं। क्या है, शेड्यूल अनुसूचित जाति जो पिछड़ी हुई है। और अनुसूचित जनजाति, जनजाति जो पहाड़ों पर रहती है न, भारत के हैबिटेंट जो है इनसे अलग रहती है। उनका ज्योग्राफिकल, उनका पॉलिटिकल, उनका कल्चरल, उनका कल्चर सब कुछ भारत के सोशल से, समाज से अलग है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है, इनका समाज तो बिल्कुल भारत में मिला जुला है, लेकिन ये लोग कम है। ये लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं। चलिए आ जाओ शेड्यूल कास्ट।
जो पिछड़े हुए लोग थे उनको शेड्यूल कास्ट कहा, इसी समाज में पिछड़े हुए लोगों को एससी में रखा गया। टोटल एससी पॉपुलेशन, तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 20.14 करोड़ है, कितनी है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 16.6% ऑक्युपाई करती है। कितना है, 20.4 करोड़ है, 14 करोड़, और जो कि पॉपुलेशन का 16.6% ऑक्युपाई करती है। कुल जो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ये रही ये परसेंट में है। यहाँ पर अगर पूछा जाए मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, तो मेल पॉपुलेशन अधिक है और फीमेल पॉपुलेशन कम है। ये तो आपको सिंपल सा समझ ही जाना चाहिए। यानी कि भारत में अगर किसी एक राज्य केरल को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, केरल को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर आपको सारे राज्य ऐसे देखने को या पूरा भारत ही ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर मेल कम है, सॉरी जहाँ पर मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है। चलो यही आंकड़े, यहाँ पर ये आंकड़ा एक छोटे से पिक में आपको दिख रहा होगा कि ये भी दिया गया है कि टोटल जनसंख्या किसकी, एससी की जनसंख्या कितनी है, 20.14 करोड़ है। उसके बाद फिर एसटी की जनसंख्या भी यहाँ आपको 10.43 करोड़ दिख रही होगी। आओ बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, ये उत्तर प्रदेश में रहती है। सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, संख्या में अगर पूछा जाए, सर्वाधिक एससी जनसंख्या संख्या में उत्तर प्रदेश में, और प्रतिशत अगर पूछा जाए पंजाब में। पंजाब का एरिया तो कम है लेकिन परसेंट में सबसे ज्यादा है, परसेंट में ये सबसे ज्यादा है। दोनों ही आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें कम वाले नहीं पूछे जाएंगे, ज्यादा पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम सबसे ज्यादा परसेंट में अगर पूछेगा पंजाब में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे फैक्ट रखे जो एग्जाम में ही आएंगे डायरेक्ट, क्वेश्चन जिन पर पूछे गए, पीवाईक्यू जिनके हैं वही रखे गए हैं। शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, सॉरी अनुसूचित जनजाति, वो जाति थी अब जनजाति आती है। अब जनजाति आती है तो जनजाति किसे कहा जाता है, मैंने बताया आपको कितनी जनजाति है, 10.43 करोड़ है, जो कि भारत की जनसंख्या का 8.6% है। कितना है, 8 पॉइंट, वो 16 पॉइंट समथिंग है, ये 8 पॉइंट समथिंग है, ऐसे याद रखें। आधी है लगभग, वो 20 पॉइंट समथिंग थी, ये 10 पॉइंट समथिंग है, तो ये क्या हो जाती है, लगभग 8.6% हो जाती है। एसटी पॉपुलेशन अधिक, यह मेल और फीमेल में वही है कि ज़्यादा और कम कौन होंगे। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन नंबर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कितना है मध्य प्रदेश में, 1.53 करोड़। कितना है, 1.53 करोड़। अगर हम देखें 1.53 करोड़ कितना जाएगा, लगभग इस जनसंख्या का 21 पॉइंट समथिंग करोड़ जाएगा, 21% से भी ज्यादा। कितना, लगभग 21% से भी ज्यादा कुल जो भारत में जनजाति है वो कहाँ रहती है, वो मध्य प्रदेश में रहती है। कितना लिखेंगे, ये आपका कितना होगा, 21.7% होगा। ठीक है, उसके बाद हाई 21.7, ठीक है। हाईएस्ट एसटी परसेंटेज, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत किस राज्य में है, मिजोरम में। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज कहाँ है, ज्यादा मैक्सिमम तो कहाँ है, मैक्सिमम एरिया में तो मैक्सिमम, या जनसंख्या तो ज्यादा कहाँ है, क्योंकि बड़ा एरिया मध्य प्रदेश का यहाँ है, इतने लोग रहते हैं। लेकिन जो टोटल लोग रहते हैं उनमें से किस राज्य में होंगे, 90.4% एसटी रहते हैं। किस जगह रहते हैं एसटी, ये एसटी रहते हैं मिजोरम में। मिजोरम याद रहेगा, लुशेई, पावई, रालते, हमार, जहां ट्राइब पाई जाती है। हाईएस्ट एसटी परसेंटेज यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में है, 94.8% है। कितना है, लगभग 95% सैफई मुस्लिम पाए जाते हैं। लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद फिर एससी पॉपुलेशन, जहां एससी आबादी नहीं पाई जाती, मिनिमम कहाँ है, नागालैंड में शेड्यूल कास्ट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट नहीं है, लक्षद्वीप में यहाँ पर शेड्यूल कास्ट नहीं, अंडमान निकोबार में शेड्यूल कास्ट नहीं है, चंडीगढ़ में और पुडुचेरी में यहाँ पर एसटी नहीं है। क्या नहीं है, ये जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ये आंकड़ा एक साथ है, ये वाला शेड्यूल कास्ट नहीं है। नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी की बात है। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं है। चंडीगढ़ और पुडुचेरी में भी कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं पाई जाती है। क्लियर है, याद रहेगा। आ जाओ क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन क्या पूछे गए, क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो क्या पूछा गया, 2011 सेंसस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल कास्ट, एससी पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है 2011 में। तो एससी का परसेंटेज कितना है, 16.86, और ये क्या था, ये एसटी का है, ये शेड्यूल ट्राइब का और ये शेड्यूल कास्ट का है। चलिए आ जाओ,
किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक 31.9% है? कहाँ है सर्वाधिक परसेंटेज? उत्तर प्रदेश, सॉरी पंजाब में। सब सर्वाधिक परसेंट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। परसेंट में उत्तर प्रदेश में, एरिया में एमपी। एरिया पूछेगा तो एरिया, एरिया में कौन जाएगा? एमपी जाएगा, एमपी। एमपी में कितना है? 1.53 करोड़ है, और जो कि टोटल पॉपुलेशन का कितना हो जाता है? टोटल पॉपुलेशन का 21% से ज्यादा। जो 2011 की जनगणना का अनुसूचित जनजाति ट्राइब की जनसंख्या का कुल प्रतिशत, वो एससी पूछा गया। ये क्या पूछा गया? एससी पूछा गया। वो एसटी, वो शेड्यूल ट्राइब है, ये शेड्यूल कास्ट है। तो कुल प्रतिशत का कितना है? तो लगभग शेड्यूल ट्राइब है 8.6% शेड्यूल ट्राइब है। उसके बाद जनसंख्या के संदर्भ में, अच्छा मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अच्छा, यहाँ कुछ समझाने में कुछ गड़बड़ हुई क्या? आ जाओ 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 आ जाओ। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब ठीक तो है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल कास्ट है। ये क्या है? शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा है, और ये शेड्यूल ट्राइब का, जो मध्य प्रदेश वाला आंकड़ा है, ये शेड्यूल ट्राइब का है। अगर यहाँ कुछ बोलने में गलती हुई हो तो उसको करेक्ट करेंगे सारे साथी। आ जाओ। यहाँ से कितना है? 8.6% है। चलो, जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कितनी जनसंख्या है शेड्यूल्ड ट्राइब? 1.53 करोड़ है, 1.53 करोड़ है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज इज नो शेड्यूल्ड ट्राइब? इस ये आपका पॉपुलेशन फाउंड, निम्न किस राज्य में, किस प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं, कहाँ नहीं पाई जाती? पंजाब में नहीं पाई जाती शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब ना पंजाब में है, ना हरियाणा में है, ना चंडीगढ़ में है। ना पंजाब में, ना हरियाणा में, ना चंडीगढ़ में, ना दिल्ली में। चलिए, अब आ जाओ रिलीजियस सेंसस, यानी कि रिलीजियस सेंसस धार्मिक जनगणना के आंकड़े, धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर सिंपल सा देखो, सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? हिंदू जनसंख्या। कितनी है? सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या है, ये 79.8%। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा 2011 में कौन थे? हिंदू थे, 79.8%। मुस्लिम कितने थे? 14.2% है। सिख कितने थे? सिख 230 थे। 230 बोले तो 2.30 बोला है, 230 सिखों को बोला। ये कौन थे? ईसाई, क्रिश्चियन थे, सॉरी। सिख अगर पूछा जाए 170। सिख कितने थे? 170, 1.0 आता है लिख के, इतना परसेंट। 0.7 यानी कि कुल 0.70 कौन थे? 0.70 बुद्ध थे, और 0.40 जैन थे। लेकिन जैन पढ़े लिखे ज्यादा थे। इनमें 10 की वृद्धि देखो, 2001 से 11 के बीच में किस में कितना वृद्धि हुआ? 16.8% 10 की वृद्धि थी। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी थी? सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसने रखी? मुस्लिम पॉपुलेशन की थी। सबसे कम ग्रोथ रेट किसकी थी? सबसे कम ग्रोथ रेट जैन की थी। ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि सबसे कम ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट। हिंदू की अलग नहीं पूछेगा, ज्यादा और कम पूछेगा। और यहां पूछेगा सबसे कम जनसंख्या किसकी है? जैन की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? ये हिंदू के। इनमें से 5 के 5, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पूछ सकता है आपसे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन। हिंदू सबसे ज्यादा, मुस्लिम दूसरे नंबर पर, तीसरे पर ईसाई है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन 230 है। उसके बाद फिर 170 कौन है? 170 सिख है, 0.70 बुद्ध है, और 0.40 जैन है। ऐसे याद कर लो। चलो आ जाओ भाई, सबसे ज्यादा। अब यहां से मोस्ट, ये आपका लिटरेट रिलीजियस कम्युनिटी कौन सी थी? यानी कि इनमें से जो हमने पढ़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं जैन। कौन है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे? जैन। कितने? 94.1% लिटरेसी है। कितनी? 94.1% लिटरेसी है। उसके बाद फिर यहां से बेस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा बेस्ट सेक्स रेशियो किसका है? क्रिश्चियनों का है, 1023 फीमेल। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा है कि जहां पर बेस्ट ये आपका सेक्स रेशियो पाया जाता है, तो कौन सी कम्युनिटी का पाया जाता है? वो क्रिश्चियन का पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर लिटरेसी रेट देखेंगे तो ये जैन का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? जैन का। आ जाओ क्वेश्चन करो, सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है? सबसे कम लिटरेसी रेट मुस्लिमों का है। सबसे कम अगर पूछा जाए सेक्स रेशियो किसका है? वो भी मुस्लिमों का है। वो भी किसका है? मुस्लिमों का है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 79.8% था।
कितना 79.8। व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट? अच्छा, डिकेडल ग्रोथ रेट एक से 11 तक, 1 से 11 के बीच में कौन सी कम्युनिटी की सबसे ज्यादा थी? 24.6 थी। किसकी? मुस्लिमों की थी। किसकी थी भाई? मुस्लिम की थी। सबसे ज्यादा मुस्लिम। सबसे कम किसकी थी? सबसे कम जैन की थी। सबसे कम किसकी थी? अरे अभी तो पढ़ा। सबसे कम किसकी थी? जैन की थी डिकेडल ग्रोथ। और जनसंख्या भी किसकी सबसे कम है? जैन की जनसंख्या सबसे कम है। किस धर्म समुदाय की साक्षरता? साक्षरता कितनी? 94.1%। सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? जैन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? ये जैन है, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय बेहतरीन लिंग अनुपात, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो किसका था? किस कम्युनिटी का था? तो क्रिश्चियनिटी का था। किसका था? क्रिश्चियनिटी का था। कहां है क्रिश्चियन? ये लिखा क्रिश्चियन, ये रहा 1023, 1023। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर ऑफ सिख पॉपुलेशन इन इंडिया। अच्छा, सिख पॉपुलेशन का शेयर कितना था? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा 79, उसके बाद फिर क्या 14, उसके बाद फिर 230, 170, 170.70.40, यही तो बताया था। 230 कौन है? ईसाई है। और 170 कौन है? 170 सिख है। तो आंसर क्या जाएगा? 1.7। क्या जाएगा? 1.7। चलो, रूरल वर्सेस अर्बन पॉपुलेशन, ग्रामीण बनाम शहरी जनसंख्या। अब क्या आता है? रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का आंकड़ा पूछा जाता है। ये भी जनसंख्या का ही पार्ट है। ग्रामीण आबादी, टोटल रूरल पॉपुलेशन, कुल ग्रामीण आबादी 68.8% कितनी है? कितनी है? 68.8%, यानी कि 83 करोड़। 121 में से 83.3 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं? ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव वाले एरिया में ग्रामीण लोग हैं। और अगर पूछा जाए आपसे रूरल में ही मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, 42 करोड़ तो मेल है और 42.8 40.5 करोड़ ये फीमेल है। ये आंकड़ा कम पूछा जाएगा। डायरेक्ट क्या पूछता है? मेल पूछता है, ये रूरल में पूछता है। उसके बाद फिर रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं? जहां पर शहर नहीं है, सिटीज नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लगभग 90% लोग गांव वाले एरिया में, छोटे छोटे गांव पहाड़ियों पर बनाकर रहते हैं, सिटीज नहीं है। जैसे यहाँ पर तो देहरादून सिटी है, नैनीताल सिटी है, ऐसे ही उत्तराखंड में। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर ज्यादातर जैसे शिमला, धर्मशाला है, लेकिन गांव वाला एरिया उससे भी ज्यादा है। आ जाओ आगे आंकड़ा। मेल अधिक है, फीमेल कम है, ये तो सिंपल सी बात है। अर्बन पॉपुलेशन अबाउट शहरी, कुल शहरी आबादी कितनी बचती है भारत की? लगभग 37.7 करोड़ बचती है। कितनी बचती है? 37.7, 31.2%। कितना? 31.2%। और रूरल पॉपुलेशन कितनी थी? 83, 37%। रूरल रूरल शहरी आबादी हाईएस्ट। हाँ, उसके बाद अर्बन मेल पॉपुलेशन कितना? 19.52 और 18.2 करोड़। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो परसेंटेज का आंकड़ा ही चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे कि हम यहाँ देखो एक बार, यहाँ देखो एक बार कितना है रूरल पॉपुलेशन से, कितना है ये परसेंट में है 68 पॉइंट। यहाँ कंफ्यूज नहीं, ये क्या है? 68.8% है। ये 83.3 करोड़ है। जो ये क्या है? 83.3 करोड़ ये लोग है, ये लोग है, ये परसेंट है। परसेंट कितना है? 68 है। 68, यही कंफ्यूजन होता है कि सर कहीं 83 वो लोग 83 करोड़ लोग थे, ऐसा नहीं होना 83 करोड़ लोग हैं आप देखकर समझ जाए यार अब तो 83 बताया था, अब कितना 37, 83 और 37 का तो आंकड़ा नहीं बनता है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए आ जाओ, यही समझाना था बस कि ये क्या है? 68% है। कितना है? 68%। और ये आपका 37%, सॉरी 37 लोग, 31.2% है। 37.7 करोड़ लोग है, 37.7 करोड़ लोग है। उसके बाद फिर ये कितना? 19.5 करोड़ अर्बन में और 18.2 करोड़ ये अर्बन फीमेल पॉपुलेशन। हाईएस्ट अर्बेनाइजेशन, सबसे छोटे राज्यों में सर्वाधिक शहरी राज्य कौन सा? गोवा। गोवा सबसे अधिक शहरी राज्य है। यहाँ की पॉपुलेशन का 62.2% लोग शहरों में रहता है। कहाँ रहता है? शहरों में रहता है। और सबसे ज्यादा रूरल कौन सा था? जहां पर गांव ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश में गांव ज्यादा है, गोवा में शहर ज्यादा है, सिटी ज्यादा है। उसके बाद फिर बड़े राज्यों में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु। कौन सा होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की पॉपुलेशन कितनी? 48.4% कहाँ रहती है? ये सिटीज में रहती है। लेकिन हम किसको याद रखें? गोवा को याद रखें। किसको याद रखें? गोवा।
चलिए, उसके बाद फिर आ जाओ यहाँ से यूनियन टेरिटरी, सर्वाधिक ये शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश। सिंपल सा पता है सभी को, दिल्ली। दिल्ली पूरा का पूरा क्या है, पूरा शहरीकृत राज्य, गांव बचे ही नहीं। 97.5% यहाँ पर क्या है, गांव ही गांव देखने को मिलते हैं। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में रहता है? ये आपका 68.8% कहाँ रहता है, ये ग्रामीण पॉपुलेशन है, ये रूरल पॉपुलेशन, ये कैसा है, रूरल पॉपुलेशन है। 31.2% ये कैसा है, ये अर्बन पॉपुलेशन है। कितना, अर्बन। दोनों का मिलाकर कितना हो जाता है, लगभग 100% हो जाता है। जनसंख्या पूछा है, ये 83 करोड़ है। कितना, ये 83 करोड़ है, 83 पॉइंट समथिंग, और ये 37 पॉइंट समथिंग, 37 करोड़। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या 90% गांव कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। उड़ा दो जल्दी से, कौन से एग्जाम में था, CHSL में। जीडी में क्या, भारत की कितनी प्रतिशत शहरी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है? शहरी क्षेत्रों में कितनी आबादी रहती है, अभी तो बताया, 31.2% रहती है, जो कि 37 करोड़ के आसपास बनती है। बड़े राज्यों में कौन सा राज्य सबसे अधिक है? बड़े राज्यों में पूछा, बड़े राज्यों में पूछता है तो क्या जाएगा, यानी कि 48.4% तमिलनाडु जाएगा। और अगर ओवरऑल पूछेगा तो गोवा, क्या जाएगा, गोवा। 62 के आसपास गोवा में है। कौन केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा शहरीकृत केंद्र है? उड़ा दो दिल्ली, लगभग 97% दिल्ली है। कौन सा है, 97.5% दिल्ली में है। चलिए, अब आता है डेमो, इसको एस्ट्रिक मार्क करो, इस वाले आंकड़े को डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि आपका जनसांख्यिकी लाभांश और आयु संरचना के बारे में। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, यानी कि भारत में कितनी पॉपुलेशन कार्य कर सकती है, यानी कार्यशील जनसंख्या। 15 से 59 साल के बीच के जो लोग हैं भारत में, उन्हें कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। उससे जो नीचे के लोग हैं वो भी निर्भर है, और उससे ज्यादा एज के लोग भी क्या माने, निर्भर माने जाते हैं। किस जनसंख्या पर, 15 से लगभग 59 साल की जनसंख्या। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक कहाँ है, डिविडेंड, ये भारत में। जनसंख्या, हम इसको लाभांश कहते हैं। भारत अगर चाहे तो रोजगार पैदा करके इनसे लाभ उठा सकता है, सबसे अच्छा देश बन सकता है। ये आपका, इसमें जो मीडियन एज, माध्यिका आयु मानी गई, माध्यिका आयु 24.9 ईयर मानी गई। क्या मानी गई, 24.9 ईयर मानी गई। अब क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि माध्यिका आयु क्या होती है। कमेंट बॉक्स में आप माध्यिका आयु के बारे में सारी चीजें बताएंगे। वैसे तो माध्यिका आयु को मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि माध्यिका आयु क्या होती है। माध्यिका आयु में 2 से 3 आंकड़े जोड़ दिए जाते हैं अलग से, जिसको माध्यिका आयु, यानी कि आधी आबादी इस उम्र से, इससे कम उम्र की, और आधी आबादी इससे ज्यादा उम्र की, वैसे तो ये कहा जाता है। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये पढ़ के कि ये जो ये है, इसे क्या कहा जाता है। जो मैंने कहा एक्चुअल में होता तो वही है। चलिए, लेकिन प्रॉपर लिखना, प्रॉपर आप लिखना कमेंट बॉक्स में। 29 ईयर, यानी कि अब क्या है, 20 लगभग प्रेजेंट में ये कहाँ तक पहुंच गई है, लगभग 29 ईयर पहुंच गई है। लेकिन आंकड़ा नहीं याद रखेंगे अभी, जब तक नहीं आता है हमारे पास। चलिए, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है। भारत में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक है, ठीक है। उसके बाद फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड है। टोटल डिपेंडेंसी रेशियो 52% है, यानी कि कितने लोग निर्भर है, तो 52% लोग निर्भर। डिपेंडेंसी रेट, यानी कि 15 से और 59 साल के लोग जो है, ये काम करने वाले लोग हैं। इससे 15 से कम साल के बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप पर निर्भर, और बूढ़े लोग वो अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। अब ये लोग जो है, ये और ये वाला आंकड़ा जो बना, ये और ये वाला आंकड़ा क्या है, ये और ये वाला आंकड़ा लगभग कितने लोग हैं, ये 52% लोग डिपेंडेंसी है। एब्सोल्यूट नंबर वाइज या फीमेल, चलिए छोड़िएगा, आ जाओ आगे। यहाँ देखो थोड़ा सा मीडियन एज के माध्यिका आयु के बारे में बताया गया। डिपेंडेंसी रेशियो, यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है, अदरवाइज यही सारी चीजें क्लियर हो जाती। देखो, एज वाइज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, आयु संरचना। यूथ पॉपुलेशन इंडिया की 15 साल से जो कम की है, ये पॉपुलेशन 44.2% है। किससे, 15 साल से कम। उसके बाद फिर वर्किंग एज ग्रुप क्या कहा जाता है, 15.59 साल कहा जाता है। कितना, 15.59 साल को वर्किंग एज कहा जाता है।
कितना है ये? 60.3%। कितना है? 60.3% है। उसके बाद फिर ये आपका 15 साल से कम है। फिर आता है ओल्ड एज वाले। ओल्ड एज पॉपुलेशन 7.8% है 60 प्लस के, यानी कि ये 59 साल से ज्यादा के माने वृद्ध जनसंख्या। यही मैंने बताया, यानी कि डिपेंडेंसी किसकी आएगी? 15 से कम वाले और 59 से ज्यादा वाले, वही तो डिपेंडेंट रहते हैं। 15 से 59 वाले तो कम कमाते हैं, और इसी जनसंख्या को डेमोग्राफिक कहा जाता है, कामकाजी, काम करने वाली जनसंख्या। इससे हम लाभ कैसे ले सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें इसमें आती है। इसका एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन सीएपीएफ एसी या फिर आपका जितने भी हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव की जगह, जैसे आईएएस का मेंस हुआ या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस हुआ, वहां बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डेमोग्राफिक डिविडेंड का है। बहुत जबरदस्त ये टॉपिक है डेमोग्राफिक। 2000 भारत की जनसंख्या की माध्यिका आयु, मीडियन एज क्या थी? माध्यिका आयु यानी कि माध्यिका जिससे ऊपर आधे लोग, उस जनसंख्या से आधे लोग ऊपर और आधे लोग नीचे कम उम्र के हैं, तो ये 24.9 थी, 24.9 ईयर। अब ये 29 साल तक पहुंच चुकी है। आगे, व्हाट वाज इंडियाज टोटल डिपेंडेंसी रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011? डिपेंडेंसी रेशियो क्या था 2011 के अनुसार? कितने लोग डिपेंड थे? तो 52% लोग। कितने? 52% लोग लगभग डिपेंडेंट थे। क्या थे? डिपेंडेंट थे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो ये है आपका 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी 15 वर्ष, अच्छा कितनी 15 वर्ष से कम आयु युवा निर्भरता थी? युवा निर्भरता किसे कहा जाएगा? यानी कि जो कम है। तो ये कितनी थी? लगभग लगभग 44.60.3%। तो ये लगभग कितनी थी? 60.3% थी। कितनी थी? 60.3%। ये तो आंसर 60.3%। चलिए 60.3% नहीं मेरे बच्चों, 44.2%। 2011 में 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी का प्रतिशत कितना था? तो वृद्ध निर्भरता पूछा गया, तो वृद्ध निर्भरता कितनी थी? तो ये 7.8% है। ये कितनी थी? ये कैसी है डिपेंडेंसी? यूथ डिपेंडेंसी 44.2%, और बाकी डिपेंडेंसी कौन सी? ओल्ड एज डिपेंडेंसी या ओल्ड डिपेंडेंसी किसे कहा? कितनी थी? 7.8% थी। कितनी? 7.8%। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज इन द वर्किंग एज ग्रुप? कितनी? 15 से जो 59 साल के लोग थे, ये वर्किंग एज में कितने थे? तो ये 60.3%। कितने थे? 60.3%। कितने थे? 7.8% डिपेंड थे वृद्ध, लगभग 44% डिपेंड थे कौन से? ये युवा। युवा कौन से? जो 15 से कम के हैं। और लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज खेल रहा होगा, शायद अभी भी खेल रहा होगा। अब वैभव सूर्यवंशी तो क्या है भाई? वैभव सूर्यवंशी भाई साहब ये तो 15 साल से पहले ही सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। मतलब सबके लिए नहीं आता, थोड़ी थोड़े से एक्सेप्शन भी आते हैं। अगला अगला आंकड़ा आता है यहां पर वर्क प्रेसिपिटेशन रेट का, कार्य सहभागिता दर। कार्य सहभागिता दर के बारे में पूछते हैं। तो कार्य सहभागिता दर क्या होती है? सबसे पहले वर्क प्रेसिपिटेशन रेट अगर ये पूछा जाए आपसे, सबसे पहले टोटल वर्कर्स इतने हैं, नॉन वर्कर्स इंडिया में इतने, जो काम करने वाले लोग हैं वो इतने हैं, और ना करने वाले इतने हैं। जो कुल कार्यशील आबादी हमारी है 15 से 59 साल वाली मानी जाती है कि ये लोग काम कर सकते हैं। यहाँ शरीर में यौवन है, शरीर में जबरदस्त जान है, तो काम कर सकते हैं। लेकिन करते कितने हैं उनमें से? उनमें से लगभग इतने लोग क्या है काम करने वाले, इतने लोग निठल्ले हैं। इतने लोग निठल्ले, तभी तो बेरोजगारी आ रही है इंडिया में। मेल वर्कर कितने हैं? मेल वर्कर इतने हैं 50.3%, और फीमेल वर्कर 24.5%। अगर ये आंकड़ा भी आप कहेंगे अच्छा अगर फीमेल का आंकड़ा बढ़ जाए तो यार ये बड़ी अच्छी बात है। मुख्य श्रमिक देखो, अगर टोटल वर्कर्स देखे जाए तो 77.8% है। ये क्या है? यहां पर ये कुल है, ये टोटल है। देखो यहां से वर्क पार्टिसिपेशन रेट किस तरह से, नॉन वर्कर ना काम करने वाले 60.2%, काम करने वाले कितने हुए? 39.8%। दो तरह के वर्कर होते हैं, एक मेन वर्कर होते हैं, एक मार्जिनल वर्कर होते हैं। जो मेन वर्कर होते हैं, मेन वर्कर उन्हें कहा जाता है जिन व्यक्तियों के पास कितना होता है आंकड़ा। मेन वर्कर को मैं बताता हूं, मेन वर्कर को कैसे डिफाइन किया गया। मेन वर्कर वे लोग होते हैं जिनके पास कितने दिनों तक का रोजगार पाया जाता है? 183 दिन। 183 दिन
कि 365 में से जो लोग 183 दिन का रोजगार पाते हैं, 183 दिन से ज्यादा का रोजगार पाते हैं, उनको मेन वर्कर कहा जाता है। दूसरा आता है मार्जिनल वर्कर। क्या आता है दूसरा? एक आता है मार्जिनल, एक आता है भाई मेरे साथी मार्जिनल वर्कर। अब मार्जिनल वर्कर जो है ये कितना है? जो कितना होगा? 183 दिन से कम का काम जिन्हें मिलता है उन्हें मार्जिनल वर्कर कहा जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो ये वाले वर्कर कितने हैं? मार्जिनल मार्जिनल वर्कर लगभग 22.2% है, 22.2% है। और अगर ये वाले वर्कर देखे जाए यहां से मेन मेन वर्कर देखे जाए तो मेन वर्कर 77.8% है। ठीक है जी। यानी कि ऐसे भी लोग हैं जिनको इतना भी रोजगार 183 दिन। मनरेगा में कौन जाएगा? ये जाएगा। अब वीबीजी राम जी नाम कर दिया गया इसका, तो याद रखना इसमें भी फीमेल मेन वर्कर इतने और मेल मेन वर्कर 85% है। मेल मेल फीमेल इसमें नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आंकड़ा पूछा जाता है ये वाला। नेक्स्ट, मार्जिनल वर्कर सीमांत श्रमिक। मार्जिनल वर्कर 22.2%। और मार्जिनल किन्हें कहा जाएगा? जो 183 दिनों से कम का काम ले पाएंगे पूरे साल में, 365 दिन में से जिनको 183 दिन भी काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। और इनमें से 15% जनसंख्या मेल की और 35% जनसंख्या फीमेल की है। अब क्षेत्रवार कार्य, सेक्टर वाइज वर्क, इनमें से भी जब काम करते हैं तो काम कौन सा करते हैं? इनमें से भी कृषक लोग हैं। कल्टीवेशन, जो कृषक लोग हैं वो कितना है? 24.6% है। कितने हैं कृषक? 24.6% है। और कृषि मजदूर क्या है? जो मजदूरी करते हैं खेत में वो 30.0 या 30% कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? 30%। 20 अरे कृषक लोग है यानी कि खेती बाड़ी वाले लोग, कल्टीवेटर है जो खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि जो अपने खुद की जमीन रखते हैं और जो उन जमीन वालों के यहाँ जाके क्या करते हैं, यहाँ पर मजदूरी करते हैं, कृषि मजदूर जिन्हें कहा जाता है। आपके घर में खेती है, आप गन्ना बुआई करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गन्ने की निराई गुड़ाई के लिए लेबर लेके आते हैं, तो उस लेबर की बात चल रही है। आप किस में आएंगे? आप कृषक में आएंगे और वो कृषि मजदूर में आएंगे जिससे आप खेती करवा रहे होंगे। चलो आ जाओ यहां से। 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया। वर्किंग पॉपुलेशन कितनी थी? 2011 में भारत की वर्किंग पॉपुलेशन कितनी? 39.8% है। कितनी है? 39.8% सीजीएल का क्वेश्चन है। उसके भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गैर काम का? नॉन वर्कर कितने हैं? न काम करने वाले। अब न काम करने वाले कितने जाएंगे? गैर वर्कर कितने जाएंगे? तो गैर वर्कर जो काम नहीं करते हैं 60.2% है। कितने हैं? नॉन वर्कर 60.2%। यहीं पर आंकड़ा पता चल जाता है काम करने वाले और न काम करने वाले लोग। न काम करने वालों में एक तो आंकड़ा आ जाएगा जो डिपेंडेंट वाले हैं, डिपेंडेंसी वाले, और कुछ होंगे जो बेरोजगारी फैला रहे होंगे भारत में। चलो आगे आओ। उसके बाद फिर जनगणना के अनुसार मुख्य श्रम मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर। मेन वर्कर कौन? जो 183 दिनों से ज्यादा का काम लेंगे। अब 183 दिन कितना होगा? कितने दिन का काम मिलता है? 183 दिन का काम मिलता है, या इस कम से कम है, या तो 183 दिन या इससे ज्यादा का काम मिलेगा। उसके बाद फिर अगला देखो, सीमांत श्रमिक किसे कहा जाएगा? जो 183 दिनों में काम करते हैं तथा भारत में कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत है 183 दिनों से काम करते हैं, तो 183 दिनों से जो कम काम करते हैं वो 22.2% है। ये भी है जिनको इतने दिन का काम नहीं मिलता, ये मनरेगा वगैरह में काम कर लेते हैं। फिर आता है भारत में काम करने वाली आबादी का कितना प्रतिशत दूसरे कोई खेतों में कृषि मजदूर के रूप में काम करता है। यानी कि कितने कृषि मजदूर पाए जाते हैं? लगभग 30% कृषि मजदूर पाए जाते हैं। और अगर पूछे आपसे कृषक कितने हैं, कृषि मजदूर के अलावा कृषक पूछे, दोनों आंकड़े याद रखने होंगे। कृषि मजदूर 30% है लेकिन कृषक कितने हैं? 24.6% है। कितने हैं? 24.6% कृषक है। बताओ कृषक यहां लिखो साथ साथ में, कृषक कितने हैं? कृषक है 24.6%। ये लो आ जाओ भाई। ये थे आपके मेन हॉट टॉपिक्स किसके? सेंसस के। सेंसस में ये क्वेश्चन है बहुत सारे, मैंने आपको क्वेश्चन करा है। आप खाली क्वेश्चन की डबल स्पीड में करो इसको। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास रहेगी पहली आपकी, क्योंकि रिकॉर्डिंग के कमेंट ज्यादा थे। आप कहेंगे लाइव क्लास लेने के लिए तो मैं लाइव क्लास लूंगा। पीपीटी से बेटर लगा चीजें
या फिर हाथ से लिख के पढ़ाऊं, पीपीटी से क्वेश्चन लेके आऊं और क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूं, या इसी तरह से थ्योरी प्लस क्वेश्चन लेके आया जाए, वो आप कमेंट बॉक्स में इस क्लास के एंड में जरूर बताना क्या कहानी होनी चाहिए। पूरी क्लास जरूर देखना, आखिरी तक आप न बोर होंगे। आपको ये आंकड़े मिलते रहेंगे, लगातार नया आंकड़ा, लगातार नया आंकड़ा, रील की तरह आपको ऐसा मिलता रहेगा आंकड़ा कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, नई नई चीजें आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है मेरे साथी। बाकी इस वाले यहां पर लगभग 22 से 23 चीजें होती है, यहां तक आप करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। इतना ही ज्यादातर पढ़ाया जाता है, इतना ही एग्जाम में आ जाता है। वैसे तो माइग्रेशन फैक्ट या फिर आपका डीप लिटरेसी रेट भी आता है, डीप माइग्रेशन फैक्ट भी आते हैं, बहुत सारी चीजें सेंसस में काउंट की जाती है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मुन्ना, मेरे राजा, मेरे हानिया, सारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास के नीचे कमेंट जरूर छोड़ना, कैसी क्लास थी, क्या रहा, आपका माहौल जचेगा कि नहीं जचेगा। और इस मैदान में, जब एसएससी के मैदान में हम आए हैं, तो इस मैदान में हुंकार भरेंगे कि नहीं भरेंगे। जो मार्केट में बैठे हैं आपकी, इस मार्केट को हम तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे या नहीं फोड़ेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या है, कौन किस लेवल पर बैठा है। लेकिन अगर कोई बच्चा, कोई मेरा साथी ये क्लास देखेगा, तो वो 100% फोड़ेगा। वो जान जाएगा कि मैदान में कोई नया एक परिंदा आ चुका है, और वो परिंदा यहां पर ऐसे नहीं आया, स्टे करने के लिए आया है। वो देखा ना गुरविंदर सिंह ने जो लिखा था, आई एम स्टिल, वेट, आई एम स्टिल हेयर, आई एम स्टिल स्टैंडिंग, आई एम स्टिल हेयर, मैं यहां भी हूं, वेट करो, अब हम आ चुके हैं मैदान में। ठीक है, तो सभी को थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।